दोस्तों, आज की कार्यक्रम की शुरुआत मैं श्री हरिवंश राय बच्चन साहब की लिखी हुई कविता की चंद पंक्तियों से करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये चंद पंक्तियाँ बहुत से लोगों के जीवन को प्रेरित करेंगी। बच्चन साहब लिखते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश हमेशा करें। आपने जो मंजिलें तय कर रखी हैं उन मंजिलों को पाने के लिए कोशिश ज़रूर करें। हिम्मत नहीं हारे, हौसले नहीं हारे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी खूबसूरत सोच के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन आपके अपने कार्यक्रम धरती धौरारी में। स्वीकार कीजिए प्रज्ञा का नमस्कार। और आज एक ऐसे ही व्यक्तित्व से हम आपको इस मंच पर रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी मंजिलों को पाने के लिए कभी हिम्मत नहीं हारी। चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना रही हों, डट कर मुकाबला किया उन परिस्थितियों का, और आज समाज के सामने नारी शक्ति का उदाहरण बनकर खड़ी हैं, नारी सशक्तिकरण की मिसाल बनकर खड़ी हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं वुमेन एंड हेल्थ राइट्स एक्टिविस्ट भाग्यश्री सैनी जी का। भाग्यश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है धरती धौरारी में। धन्यवाद प्रज्ञा जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आप ही का कहना चाहूँगी कि धरती धौरारी के इस मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया और एक सुनहरा मौका आज आपने मुझे प्रदान किया है। जी भाग्यश्री जी, आज इस मंच पर आप आई हैं तो यकीनन बातें बहुत सी होंगी, बहुत से पहलुओं पर हम चर्चा भी करेंगे, प्रकाश भी डालेंगे। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि आप महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए बहुत कुछ काम कर रही हैं, और उन बच्चों के लिए जो ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं है या किसी न किसी कारणवश वो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अपना फ्यूचर नहीं बना पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए स्लम एरियाज़ में जाकर आप बहुत सा काम कर रही हैं। तो ये मैं जानना चाहूँगी किस तरह का काम आप कर रही हैं? प्रज्ञा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जिन ड्रॉप आउट्स बेटियों के लिए काम कर रही हूँ ये राजस्थान के 6 डिस्ट्रिक्ट की बेटियाँ हैं। हमारी 3 ट्राइबल एरियाज़ हैं, डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, और जालोर, जयपुर और अजमेर। ये 2200 बेटियाँ हैं अभी तक हमारी। और 2200 जी। और 2021 में मैंने राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की शुरुआत की थी, क्योंकि जब मैं इन बेटियों से मिली थी, अनसंग स्टार्स का कॉन्सेप्ट वहाँ से आया कि जब मैं इनसे मिली और मैंने देखा कि अपने आप में ये बहुत बड़ी हीरो हैं, जो स्ट्रगल ये अपनी लाइफ में कर रही हैं, तो मुझे लगा कि ये वो सितारे हैं जो अभी तक छुपे हुए हैं और जिन्हें समाज के सामने आना चाहिए। तो मैं राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की फाउंडर हूँ और इसमें 6 जिलों की मेरी ड्रॉप आउट्स बेटियाँ हैं जिन्होंने सालों पहले अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। कोई एक फैक्टर नहीं था, मल्टीपल फैक्टर्स थे। किसी का बाल विवाह हो गया, किसी से स्कूल बहुत दूर था, किसी के पेरेंट्स के पास उतने साधन नहीं थे कि वो बेटियों को पढ़ा पाएँ, कोई फेल हो गई थी। और एज हमें पता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो अगर रिसोर्सेज हैं तो हम बेटों से ज़्यादा बेटियों को तो नहीं देंगे, ये सोच है। तो इसलिए भी वो ड्रॉप आउट्स हो गई थी। तो राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान के तहत सबसे पहले तो मैं इन पे एक अध्ययन, एक स्टडीज़ कर रही हूँ कि इनका साइकोलॉजिकल और इनका जो बिहेवियर, जो व्यवहारिक जो अध्ययन है वो मैं कर रही हूँ, जो रिपोर्ट्स भी मुझे सबमिट करनी है, ताकि मैं इन बेटियों को समझ पाऊँ कि इनके ड्रॉप आउट्स होने का कारण क्या था, और अगर ये ड्रॉप आउट्स हैं और अपने घर से सेंटर तक आती हैं तो कौन कौन सी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ता है। क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ नहीं है कि मैं उन्हें घर से बाहर निकाल लाई और मैंने एक मोटिवेटिंग लेक्चर उनको बोल दिया, एवरीथिंग इज़ डन। बहुत सारी चीज़ों का देखना पड़ता है बीइंग अ गर्ल। उसके अलावा राजस्थान अनसंग स्टार्स स्कॉलरशिप हर साल हम इनके लिए करते हैं, जो बेटियाँ आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहती हैं। पहले इन्हें घर से बाहर लेके आए, 10th बोर्ड, राजस्थान ओपन बोर्ड से ये सारी बेटियां अपना पढ़ाई कर रही हैं और 10th ओपन बोर्ड इन लोगों ने दिया है। इसके अलावा हम लोग बहुत सारी चीज़ें इनके लिए कर रहे हैं। जब मैं इन बेटियों के बीच में गई थी तो मुझे एक चीज़ समझ में आई थी कि इनको एक प्रॉब्लम नहीं है, इनको मेडिकल की भी प्रॉब्लम है, इनको डर बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लॉइटेड बहुत है। फैमिली में ऐसा कोई एक मेंबर है जिससे इनको फियर है, अपने आस पड़ोस का फियर है। तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे समझ में आई, तो मैंने सोचा कि यार इनके लिए तो होलिस्टिक डेवलपमेंट इनके लिए बहुत ज़रूरी है और हर एंगल पे मुझे काम करना पड़ेगा। तो अभी हमारे राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान में डॉक्टर्स की टीम है, हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हैं, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, साइबर एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं और अदर वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं। तो हम लोग इनके लिए एक इंद्रधनुष कार्यक्रम चलाते हैं जो 7 डेज़ का होता है और जिसमें हमारी जो टीम
का हम लोग गठन कर लेते हैं कि इसमें इतने डॉक्टर्स होंगे, जो गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, हमारे मनोचिकित्सक होंगे। उसके अलावा चूंकि बच्चे हैं और उतना उन लोगों में बहुत सी चीज़ें आपको उनको समझानी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है, तो हमारे चाइल्ड एक्सपर्ट्स भी इसमें होते हैं। उसके अलावा जो चीज़ें हमें इनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, जैसे डर बहुत है इनमें, तो हम लोगों ने जो ट्राइबल एरिया है उसमें हम लोगों ने पुलिस अटैचमेंट इनका करवाया था। अच्छा। ताकि पुलिस का जो मोटो है आमजन में विश्वास, लेकिन हम लोग बचपन से एक चीज देखते हैं, अगर पुलिस की वर्दी भी हमारे घर में आ गई तो हम सोचते हैं पड़ोसी के घर में पुलिस आई है, पता नहीं क्या क्राइम उसने किया है। जबकि होना क्या चाहिए, क्रिमिनल को पुलिस से डरना चाहिए और जो सही व्यक्ति है उसको पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि पुलिस हमारे लिए है। तो उस डर को दूर करने के लिए हम लोगों ने पुलिस अटैचमेंट करवाया था इनका, कि पुलिस और बच्चियों के बीच में संवाद की उस जो खाई है उसको हम लोग पाट पाएं। तो पुलिस अटैचमेंट भी हम लोग इनका करवाते हैं। प्लस जहाँ पे हम लोग पुलिस अटैचमेंट नहीं करवा पा रहे हैं वहाँ पे हम लोग हमारे पुलिस की टीम से किसी को भी बुला के इनके लिए लेक्चर्स रखते हैं। उसके अलावा जो हमारे चाइल्ड एक्सपर्ट्स हैं वो इनकी साइकोलॉजी को रीड करते हैं कि भाई क्या इश्यूज़ हैं, क्या इनको हम लोग वो दूर कर पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग इनके लिए कर रहे हैं इस अभियान के। जी भाग्यश्री, बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं, लेकिन एक बात मेरे जहन में आ रही है कि जो हम इतना काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई प्रेरणा ज़रूर होती है। चाहे हम किसी को खाना बनाते हुए देखते हैं तो उससे भी हम प्रेरणा लेते हैं कि इतना अच्छा खाना बना रहे, हम क्यों नहीं बना सकते। तो वो प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और वो सोच कहाँ से आई कि मुझे इन बच्चों के लिए कुछ करना है, इन महिलाओं के लिए कुछ करना है? प्रेरणा की हम बात कर रहे हैं, कहाँ से मिली? डेफिनेटली प्रज्ञा, देखिए हर किसी की ज़िंदगी में एक जर्नी होती है, पर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो एक बात कहूँगी, हम महिलाएं जिस दिन पृथ्वी पे महिला के तौर पे पैदा हो गई वो अपने आप में सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि बीइंग इन दिस पेट्रियार्कल सोसाइटी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन हम लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। मैं बहुत एक साधारण परिवार से हूँ, तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी मदर को देखा बचपन से, और जो मेरी जर्नी रही है अपने घर से लेके अब तक की, और उसके जो डिस्क्रिमिनेशंस रहे हैं, जैसे मेरी जितनी भी कज़न सिस्टर्स हैं, जब मैं उनको देखती थी वो जो अपनी जीवन में शादी करके जो चीज़ें फेस कर रही हैं, और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस उन लोगों ने देखे हैं। जब मैं भी पैदा हुई थी तो सबने वेलकम नहीं किया था उस चीज़ का, क्योंकि मैं फीमेल चाइल्ड थी। लेकिन लेटर ऑन मैं सबसे छोटी थी तो सबकी लाडली भी हो गई थी। कि मोटी सी थी, चुलबुली सी थी, टिकिया टिकिया सब लोग करते थे। तो वो जो जर्नी है जिसमें मैंने अपनी कज़न सिस्टर्स को देखा है, तो मैंने हमेशा बचपन से एक चीज़ सोची थी कि महिलाओं के पास आवाज़ तो होती है जो हम लोग बोल रहे हैं, बट एक आवाज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं माई वॉइस, जो उसको लड़ना सिखाती है, जो उसको गलत और सही के खिलाफ उठना सिखाती है, जो उसे अपने राइट्स लेने के लिए वो करती है। और मैंने हमेशा से अपनी सिस्टर्स में देखा था, दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, वो चीज़ उन लोगों के लिए बनी नहीं है। तो आई डिसाइडेड कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी है। और मुझे एक चीज़ मेरी जर्नी ने हमेशा सिखाई थी कि जब मेरी जो जर्नी थी, मेरी आंखों में बहुत सारे ड्रीम्स थे और बहुत सारी उम्मीदें थी। तो कोई भी आपके पास होता नहीं है जो आपको अपना हाथ थमाता है। तो उस उम्मीद की कीमत मुझे हमेशा से पता थी। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे लिए लोगों की आंखों में उम्मीदें हो कि यस शी कैन डू दिस, ये है हमारे लिए। तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी जर्नी अपने आप में वो चीज़ रही है जिसने मुझे हमेशा इंस्पायर किया। बिल्कुल। अच्छा, आपने भाग्यश्री अभी बताया कि बच्चियों के लिए जो आप काम कर रही है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, हर उम्र की बच्चियां हैं, और जाहिर सी बात है बच्चे हैं तो जिद भी करते हैं। तो जब वो जिद करते हैं, चाहे वो खिलौनों को लेके हो गई, चाहे वो चॉकलेट्स को लेके हो गई, नहीं मुझे पढ़ना नहीं है आज दीदी, आज मुझे नहीं पढ़ना, कुछ ऐसी भी जिद करते होंगे। तो वो जो जिद करते हैं तो किस तरह से उनको समझाती है, जिद को पूरी करती है, क्योंकि बच्चे बड़े मासूम होते हैं। देखिए बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं तो खुद इतनी बड़ी हो गई हूँ, हम लोग भी कभी कभी जिद कर लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी में एक बच्चा होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली थ्रू आउट दिस जर्नी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ को जीना है तो वो बच्चा नहीं मरना चाहिए। तो मेरी बेटियां इतनी छोटी तो नहीं है कि वो चॉकलेट की जिद करें, क्योंकि वो 14 साल से लेके 30 साल के बीच की हैं। बट एक चीज़ मैंने हमेशा उनको देखी है कि जब मेरी उनसे बात होती थी तो हमेशा कहती थी दीदी हम 10th करके क्या कर लेंगे। तो उनकी सबसे बड़ी जिद तो ये होती है कि उनको आना नहीं है, अच्छा, पढ़ना नहीं है, ज्वाइन नहीं करना है। वो 3 दिन मोटिवेटेड रहेंगी, चौथे दिन नहीं रहेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मेरे लिए वो चीज़ हो जाती है। तो उसके लिए मैं पहले उनको डांटती हूँ कि क्यों नहीं आई, ये हो जाएगा, 1000 एग्जाम्पल्स देती हूँ उनको, सेंटर्स विजिट करती हूँ। अमूमन मैं उनसे ऑनलाइन ही जुड़ती हूँ, क्योंकि तीनों सेंटर्स में मेरे लिए पॉसिबल हो नहीं पाता है, क्योंकि मैं भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। तो पहले मैं उनको डांटती हूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए
सब लोग कर रहे हैं, फिर भी तुम अपने लिए खड़ी नहीं होना चाहती। फिर लेटर ऑन उन्हें थोड़ा प्यार करना पड़ता है, बच्चा बच्चा करके, देखो बेटा ऐसा है, ये है, वो है। तो थोड़ा सा हम लोगों में 1-to-1 कन्वर्सेशन तो पहली चीज़ है जो उस चीज़ को दूर कर पाती है। एंड सेकेंड ये है कि आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स उनको देने पड़ते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ऐसे नहीं करते हैं। कई बार हम लोग उनके बीच में जाके बीच में सेलिब्रेट कर लेते हैं कुछ चीज़ें, तो ये सब चीज़ें हमारी चलती रहती हैं। माहौल को हल्का रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली जी भाग्यश्री, मैंने आपकी कुछ फोटोज देखी थी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, और उसमें आप महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही थी स्वावलंबी बनने के लिए, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, बुनाई हो। तो ये मुझे पता है कि ये आप कर रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं दर्शकों को भी पता चले कि किस तरह आप महिलाओं को खुद स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि वो अपना भी घर चला सके और अपने आने वाली पीढ़ी को भी स्वावलंबी बनने की शिक्षा दे सके। तो ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए डेफिनेटली हम लोगों ने, जैसा मैंने शुरू में बताया, हम लोग इन पे एक मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक अध्ययन इस पे मैं कर रही थी। तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन रखा था। जो चीज़ मुझे उन बच्चियों से बात करके समझ में आई कि सभी लोग तो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईएएस बन नहीं पाएंगे, और पॉसिबल भी नहीं है। और मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि जो स्लम एरिया है, जो एरिया, अगर मुझे उस परिस्थिति से उन्हें बाहर निकालना है तो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एजुकेशन सारी चीज़ें उनके लिए नहीं कर पाएगा, क्योंकि इक्वली जो डेली की परिस्थितियाँ उनके साथ चल रही हैं वो बहुत क्रिटिकल हैं। तो जब मैंने उनका ये अध्ययन किया था तो एक क्वेश्चन मैंने उनसे ये पूछा था, जो क्वेश्चन था कि अगर आप लोग प्रशिक्षण लेना चाहती हैं किसी चीज़ का, तो दे सेड यस। तो मैंने पूछा किस चीज़ का, क्या सीखना चाहती हैं, ऐसा कोई रोजगार कि आप लोग अपने दिनचर्या को आगे बढ़ा पाएं। तो उन्होंने बोला कि मैम ब्यूटी पार्लर और सिलाई। ठीक है, फिर मैंने वो एरिया रीड किया कि भाई आप अलग अलग एरिया में क्यों नहीं जाना चाहती। तो उसके लिए उनकी फैमिली के फैक्टर्स थे, बहुत रिस्पॉन्सिबल थे कि पेरेंट्स नहीं जाने देना चाहते हैं, या वो खुद भी उतनी निडर नहीं है कि वो जा पाएंगे। तो वो एक लंबा प्रोसेस है जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो ये चीज़ उनको सीखनी थी। हालांकि अभी हम लोग मेडिकल और सेल्फ डिफेंस और अवेयरनेस की ट्रेनिंग पे पहुंच पाए हैं। ये सिलाई और जो ये प्रशिक्षण है अभी हमारा ये वेटिंग में है, जो हमें अगला स्टार्ट करना है इनके लिए। अच्छा, ऐसी कुछ महिलाएं या जिनको आपने प्रशिक्षण दिया वो खुद अपना खर्चा चला रही हैं, अपना घर पाल रही हैं, तो ऐसी कोई महिलाएं हैं जिनको आपने प्रशिक्षण दिया है और आज आपको उन पर बड़ा नाज है कि हाँ भाई मैंने इनको प्रशिक्षण दिया है और ये आज अपना काम कर रही हैं? डेफिनेटली मैं इसके लिए 2-4 एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी। एक बेटी हमारी थी और मदीना नाम है उसका। अच्छा। और वो ड्रॉप आउट थी एंड उसको जब कन्विंस किया गया, उसने अपना एजुकेशन फिर से परस्यू किया और उसके बाद में उसने नर्सिंग किया। वो हॉस्पिटल में जॉब करती थी। नाउ शी इज़ वर्किंग विद एनजीओ एंड वो साथ में अपना ग्रेजुएशन कर रही है। एक बेटी हमारी दूसरी थी जो 3-4 साल से ड्रॉप आउट्स हो चुकी थी। और ड्रॉप आउट्स हो जाती है तो पढ़ने की फिर उम्मीद नहीं बचती है, मन नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। उस बेटी को दुबई की कंपनी ने बेस्ट एग्जीक्यूटिव का अवार्ड अभी दिया है। तो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स कि ये लोग ड्रॉप आउट्स का मतलब हम लोग हमेशा ये सोच लेते हैं कि अब इनकी जिंदगी का गेट बंद हो चुका है, अब ये कुछ नहीं कर सकती। बट आई कैन टेल यू, बहुत सी बेटियां हैं जिनको अगर आप थोड़ी सी एक लो भी दे देंगे ना, दे कैन डू वंडर्स। बहुत खूबसूरत जीवन उनका हो सकता है, बहुत कीर्तिमान वो स्थापित कर सकती हैं, बहुत सुंदर चीज़ें वो कर सकती हैं और अपने पेरेंट्स का भी नाम वो रोशन कर रही हैं और कर सकती हैं। बिल्कुल। और जो आप काम कर रही हैं, मुझे ऐसा लगता है भाग्यश्री कि एक नॉर्मल इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। और कहते भी तो हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो वही जो सेवा आप कर रही हैं और बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। मैं ये जानना चाहूँगी कि जब पहली बार उस स्लम एरिया में आप गई या उस कच्ची बस्ती में आप गई, क्योंकि मुझे आपने बताया था कि बहुत ही ऐसा दृश्य था कि मन विचलित हो गया देख के, तो वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि पहली बार जब उस स्लम एरिया में गई तो कैसा वहाँ का दृश्य था और क्या मन में भावनाएं रही फिर? प्रज्ञा, मैं एक डीएलसी कोर्स कर रही थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से, इंटरनेशनल विमेन हेल्थ और उस पे लॉज पे। तो मुझे एक एनजीओ का इंटरव्यू करना था। तो मैं चूँकि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, तो मैं प्रथम के केस स्टडीज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा पढ़ती थी। तो आई थॉट कि मैं इनके जो हेड हैं उनका इंटरव्यू लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा सर मुझे आपके सेंटर्स विजिट करने हैं। तो इन्होंने मुझे ईदगाह, लंकापुरी और रामगंज जो चल रहे हैं वहाँ पे भेजा। मैं पहली बार इन ड्रॉप आउट्स बेटियों से वहाँ पे मिली थी। वहाँ से मैं मिली, ठीक है, एक सेंटर पे मैं मिली थी और वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन उस दिन जब मैंने उनसे बात की तो मुझे बहुत सारे डायमेंशन समझ में आए कि मैंने जो चीज़ झेली है वो बहुत बड़ी नहीं है, उससे भी क्रिटिकल और उससे भी बड़ी चीज़ें और भी हैं। सही बात। उसके बाद में आई डिसाइडेड कि मुझे इनका साइकोलॉजिकल अध्ययन करना है अगर मुझे इन बेटियों के लिए काम करना है तो।
और मैंने हर सेंटर की 10-10 बेटियों को चुना कि मैं पर्सनली इनके घर पे जाऊंगी, पूरा इनका देखूंगी ये क्या करती हैं, पूरा मुझे इनका स्टडी करना है, जो रिपोर्ट मुझे सबमिट करवानी है। और मैं पहली बार वहाँ पे गई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, एक बेटी के घर में हम लोग एंटर हुए एंड छोटा सा, जितना हम लोग आज के मॉडर्न लोग जितना बाथरूम बनाते हैं, किचन बनाते हैं, वो उनका सिर्फ पूरा संसार था। एंड उसके फादर थे, वो पैरालिसिस अटैक उनको हुआ था। और जैसे ही हम लोग सेकंड कमरे में एंटर हुए तो 7 सिस्टर्स वो थी। अच्छा। 2 बहनों को छोड़ दिया गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी परिवार में। और उसी कमरे में आपके वॉशरूम हैं, उसी कमरे में वो लोग साड़ी पे जो गोटा पत्ती लगाते हैं 10-10 रुपीज़ में, 5-5 रुपए में पीको वीको जो करते हैं, क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते भी नहीं हैं। तो वो 2-3 काम कर रही थी और वहीं पे 2 बहनें कपड़े धो रही हैं और वहीं पे साइड में उनका किचन भी है जहाँ पे उनका खाना रखा हुआ है। और जस्ट जो गेट ओपन होता है वहाँ पे वो जो सिवरेज है पूरा, जो हम लोग बोलते हैं, वो पूरा खुला हुआ है, एकदम उफान पे है। जो परिस्थितियाँ हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। बारिश के मौसम में अगर थोड़ा सा कीचड़ हो जाता है तो वी आर लाइक कि हैंकी, रुमाल लगा के हम लोग बोलते हैं कम दिस साइड, उधर गंदगी है। लेकिन उस लाइफ को वो डेली जी रही थी और वो बहुत नॉर्मली जी रही थी। आई आस्क्ड देम कि तुम लोग इसको साफ क्यों नहीं करवाते? तो दे सेड कि मैम ध्यान नहीं देते और बारिश में यहाँ का यही हाल होता है। ठीक है। फिर मैंने पूछा कि आपका क्या है, तो उनके आधार कार्ड तो बने हुए थे लेकिन जो अदर कार्ड हैं वो भी उन सबके नहीं बने हुए थे। अच्छा। तो मैंने पूछा पेंशन उनके फादर को नहीं मिलती थी, जो कि आप ले सकते हो, सरकार ने इतनी सारी योजनाएं चलाई हुई है जिससे आपको पहुंचने की दूरी है। अब इस पूरी स्टोरी से मुझे कितनी चीज़ें समझ में आई। फर्स्ट थिंग, वो अपने राइट्स को लेके बिल्कुल अवेयर नहीं है कि कहाँ उनको पेंशन मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है। सेकेंड थिंग, उनको हाइजीन ही नहीं पता है कि ये जो पीछे खुला हुआ है, बेशक उनकी मजबूरी है लेकिन ये चीज़ उनकी हेल्थ के लिए कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। एंड थर्ड थिंग, उनके जीवन की परिस्थितियाँ। एक स्टोरी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें उस दिन समझाई थी। तो ये मेरी एक बेटी की कहानी है जिससे आप लोग समझ सकते हो। एक सेकंड बेटी की मैं कहानी बताती हूँ। उसकी एक छोटा सा किचन जितना कमरा था एंड व्हेन आई एंटर्ड, उन्होंने साइड में अपना एक गद्दा लगाया हुआ था, वहीं पे टॉयलेट था। वो लोग चूड़ा में मोती भरते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, रात को जब सोते हैं तब तो उस गद्दे को ओपन कर लेते हैं और दिन में जब उन्हें चूड़े का कंगन बनाना होता है तो उसको फोल्ड कर देते हैं और वहीं पे अपना वो सेटअप, अपना इतना चौड़ी सी सिल्ली पत्थर लेके बनाना स्टार्ट कर देते हैं। एक अलमीरा थी जिसमें गैस लगा हुआ था, कोई आता है तो उसके पर्दा लगा देते हैं। अच्छा। ये उनका सिर्फ संसार था एंड दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। वहाँ पे मुझे 2 चीज़ें समझ में आई। व्हेन उसकी मदर रोना स्टार्ट उसने कर दिया कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी और जो 10th ओपन बोर्ड से दे रही थी कि मैम मैं पढ़ाना चाहती हूँ, पर मैं हर दिन ये सोचती हूँ कि मैं इस बेरोजगारी, इस दिनचर्या को चलाने की समस्या से लड़ूं या मैं अपनी बेटी के सपने देखूं। तो वहाँ पे भी वो स्टोरी आपको बहुत सारे डायमेंशंस, हमारी लाइफ के प्रैक्टिकल डायमेंशंस हमें समझाती है और सिखाती है। बिल्कुल। तो और मुझे ऐसा लगता है भाग्यश्री की, जैसे आपने अभी बताया कि इन छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुश थे वो। Exactly. तो खुशी तो किसी भी चीज़ से मिल सकती है, संघर्ष ज़रूर करना पड़ता है। और ऐसा कहते हैं कि जहाँ ख्वाहिशें होती हैं वहाँ कुछ ना कुछ निराशाएं भी ज़रूर होती हैं। Definitely. कभी ऐसा मौका पड़ा कि कर तो आप बहुत अच्छा रही हैं लेकिन उसके बदले में आपको एप्रिसिएशन नहीं मिला, उल्टा आपको कुछ ना कुछ सुनना पड़ गया और उससे मन बहुत उदास भी होता है, तो ऐसा कभी कोई मौका सामने आया है? प्रज्ञा, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। राइट। हम लोग जब इस धरती पे आते हैं वहीं से रिजेक्शन स्टार्ट होते हैं। वी आर नॉट वेलकम एज अ फीमेल चाइल्ड। आपका कलर डार्क है या गोरा है, आप लंबे हो कि छोटे हो, आप मोटे हो कि पतले हो, आपके मार्क्स दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में अच्छे आए हैं कि नहीं आए हैं, उसकी बेटी डॉक्टर बन गई या आप नहीं बने हो, उसकी शादी हो गई, उसने अपनी फैमिली को खुश रखा हुआ, तुमसे क्यों खुश नहीं है। तो मुझे लगता है कि रिजेक्शन, वो फीमेल हो या मेल हो, रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मेरे इस काम की अगर मैं बात करूं तो परेशानियां 2 स्तर पे थी। अगर मैं इंडिविजुअली अपने लेवल की बात करूं कि जब मैंने ये अभियान स्टार्ट किया था तो मेरी फैमिली को नहीं पता था। अच्छा। एंड आई वाज वेरी स्केर्ड कि किसी दिन मेरे परिवार को पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो मैं प्रैक्टिकली एक चीज़ बोलूँ, मैं फेसबुक पे थी और जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में डाला तो मैं कई बार फेसबुक को डीएक्टिवेट कर देती थी कि ठीक है, मेरा काम अगर नहीं पता चल रहा तो इट्स ओके, क्योंकि फैमिली देख लेगी, सभी लोग कज़न वगैरह सब फेसबुक पे हैं। एक दिन कोइंसिडेंटली ये हुआ एंड मैं हमेशा एक चीज़ सोचती थी कि वो दिन कैसा होगा जब मेरी फैमिली को पता चलेगा, वो खुश होंगे कि नहीं होंगे। न्यूज़पेपर में मेरे बारे में आया
और वो सारे ग्रुप्स में, सैनी समाज के किसी ग्रुप में शेयर हुआ और मेरे फादर को पहली बार ये चीज़ पता चली कि ये भी कर रही है। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा, उस दिन मैं बहुत डरी, मैंने तुरंत फेसबुक को डीएक्टिवेट कर दिया कि नहीं, पता ही नहीं चले, बट वो तो न्यूज़ तो सर्कुलेट हो चुकी थी। उस दिन मैं बहुत दुखी भी थी, लेकिन लेटर ऑन मुझे एक चीज़ समझ में आई, ज़िंदगी में जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। उस दिन मेरा वो डर निकल गया, राइट, परिवार को लेके कि मेरा परिवार क्या सोचेगा। अब अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूँ कि इस काम को करते हुए, तो मेरे पास जब मैंने ये स्टार्ट किया था और अब भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं कि मैं इस काम को छोड़ दूं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस दुनिया में चारों तरफ नेगेटिविटी है। मुझे इस जर्नी में बहुत ऐसे लोग भी मिले जो मेरी टीम में हैं, जो बहुत, जिन्होंने अप्रिशिएट किया कि यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क, मेरे साथ वो जुड़े और आज भी हैं और वो सहयोगी हैं इस अभियान में और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी जो टीम है उसको मैं पर्सनली धन्यवाद कहना चाहूँगी। और वो लोग भी मुझे मेरी जर्नी में मिले जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया, मेरे काम को रिजेक्ट किया और वो नहीं चाहते थे मैं ये काम करूं। अगर मैं बच्चियों के लेवल की बात करूं तो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि उनको मोटिवेशन उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हर किसी में शायद उतनी हिम्मत नहीं होती है कि अपनी परिस्थितियों से लड़कर फिर से अपने लिए उठ पाए। तो दोनों स्तर पे प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करनी और मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन आप निकाल ही रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगी भाग्यश्री, कि जिन महिलाओं या जिन बच्चियों को आप प्रशिक्षण दे रही हैं, उनका कहीं ना कहीं जो विकास नहीं हो पा रहा, तो यकीनन कानून की जानकारी भी उनको इतनी नहीं होगी जितनी हम और आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए उनके फेवर में क्या कानून बने हुए हैं। तो कानून की जानकारी हम सबको होनी चाहिए, ये हमको भी पता है, आपको भी पता है। तो उन लोगों को किस तरह से आप कानून की जानकारी देती हैं कि वो अपने पे कोई मुसीबत आए तो अपना सामना कर सके, दूसरों का सामना कर सके? प्रज्ञा, देखो, दो चीज़ें होती हैं इसमें, दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनको सही में अवेयरनेस नहीं होती है, नहीं पता है मेरे लिए क्या राइट्स बने, कहाँ जाना है, अगर कुछ हो गया तो किसको अप्रोच करूँ। दूसरी तरह की जो स्पेशल मैंने देखा है, उनको पता है अगर मेरा पति मुझे पिट रहा है तो मुझे पुलिस के पास जाना है, बट उनके पास वो अपनी आवाज़ नहीं है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बोल्डनेस नहीं है कि वो जाके अप्रोच कर पाएँ। तो मेरी बेटियां दोनों तरह की थे, जो महिलाएं और जो बच्चियां जिनके लिए मैं काम कर रही हूँ। पहला अगर मैं मेजॉरिटी देखूँ तो उनको नॉलेज ही नहीं था कि मैम कहाँ जाना है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले की मैं बात करती हूँ, एक महिला, मेरी जो बच्ची, उनकी मदर का फ़ोन आया था कि एक लड़का परेशान कर रहा है उनको, और मैम मुझे नहीं पता है मैं कहाँ जाऊँ। मैं गई थी और दो चीज़ वहाँ पे भी मैंने देखी। पहली कि मैं पुलिस के पास जाने से डर रही हूँ, एंड सेकंड थिंग कि मैम सोसाइटी क्या कहेगी, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे। तो दोनों चीज़ों में अगर हम लोग कानून की बात करें तो मैं एज अ विधि विशेषज्ञ उनकी क्लासेस भी लेती हूँ, उनको अवेयर भी हम लोग करते हैं, प्लस हमारी जो लीगल टीम है वो भी समय समय पे उन्हें अवेयर करती रहती है। और प्लस मैं कोशिश करती हूँ कि उन लोगों को टेक्निकल चीज़ें ना ज़्यादा बताई जाएं, क्योंकि उन्हें टेक्निकल सेक्शंस, सब सेक्शंस किसी कानून के नहीं समझ में आते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको एग्जाम्पल से या छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग बता पाएँ कि ये आपको करना है, अभी ये हो गया तो ये नहीं करना है। एक लड़की के केस का हमने दूसरी लड़की को बता दिया, देखो उसके साथ ये हुआ था, आपको सजग रहना है, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मोबाइल्स फ़ोन सबके पास हैं। साइबर क्राइम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपका किसी ने फेक फेसबुक प्रोफाइल बना लिया, बहुत सारे ऐप्स आ गए, फिर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए आप स्कूल जा रही हैं तो जो टीजिंग करते हैं उससे भी ये बच्चियां बहुत डरती हैं और इनके कारण इनके पेरेंट्स इनको भेजते भी नहीं हैं। तो ये मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी करती हूँ कि इनकी क्लासेस लेके, और हमारी जो लीगल टीम है वो भी इन लोगों को अवेयर करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और एक समाज के सामने महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बन के खड़ी हैं। शायद इसीलिए कहते हैं कि नारी तू नारायणी जी। तो जब इतना कुछ करती हैं और जब आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो मैं उस चीज़ को फील नहीं कर सकती, लेकिन आपके मुंह से मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी कि कैसी अनुभूति होती है जब आपकी लोग तारीफ़ करते हैं। जैसे आपने बोला कि पिताजी के सामने जब अखबार था तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन अब वो हिचक निकल गई है। तो क्या रहता है मन में जब इतना काम करने के बाद में आपकी तारीफ़ होती है, क्या अनुभूति होती है? प्रज्ञा, जब आपने बहुत लंबी जर्नी तय की होती है ना, तो कई बार इन सब चीज़ों के आपके पास शब्द नहीं होते हैं, पर मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि मैं इनको शब्दों में, फीलिंग्स को बयान कर पाऊँ। जब आप बीमार होते हैं और किसी बच्ची का आपके पास मैसेज आता है, आप बोलते हैं हाँ बेटा बताओ, मैम आपका गला ख़राब है, हाँ मैम आपने दवाई क्यों नहीं ली, आप अपना ख्याल क्यों नहीं रखते हो, आपने बताया क्यों नहीं, जबकि उनको बता के कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। लेकिन ये जो चीज़ होती है ना, जब, क्योंकि
हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं ना 21वीं सदी में, जो मॉडर्नाइजेशन का दौर है, जिस हिसाब से हम लोग भाग रहे हैं, वहाँ पे लोगों के पास शब्द भी नहीं है, शब्दों की भी बहुत कमी है। और केयर एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि शब्दों से ज़्यादा एक्शंस मैटर करते हैं। कोई आपको ये बोलता है मुझे आपसे प्रेम है, कोई आपको ये बोलता है मैं आपकी परवाह करता हूँ, मुझे लगता है वो शब्द मैटर नहीं करते हैं। बट वो बंदा या वो बंदी या वो बच्चे आपसे ये पूछ ले कि आप कैसी हैं, आप ठीक हैं, परसों आपकी तबीयत खराब थी, अभी आप फील बेटर कर रही हैं, बेटर फील कर रही हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझसे सभी लोग पूछते हैं कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, ये बर्डन आपने क्यों लिया हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे मुझे हर दिन रिवॉर्ड में पीस मिलती है, सुकून मिलता है, मुझे फ़क्र महसूस होता है। मुझे ये लगता है कि मैं ये जो लाइफ मुझे मिली है ये एंडलेस नहीं है, एक दिन इसको एंड होना है। और कोरोना ने तो हम सबको बहुत कुछ सिखाया है कि अभी यू आर फिट, कल क्या होना है किसी को नहीं पता। तो एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने लिए तो जीऊँ ही जीऊँ, दूसरों के लिए भी थोड़ा सा जीऊँ। और ये जो सुकून भरी जिंदगी की आप बात कर रही हैं, ये सकारात्मक सोच और ये सकारात्मक ऊर्जा कहाँ से आती है आप में? क्योंकि आपको देख के मुझे लगता है कि हमेशा पॉजिटिव रहने वाले इंसानों में से हैं आप। मैं बचपन से थोड़ी सी वो बच्चा रही हूँ जो सही और गलत में बहुत लड़ता था। और मैं ये नहीं कहूँगी आई एम परफेक्ट, मैं बहुत सी गलतियाँ करती हूँ और फिर मुझे गलतियों से सीखती हूँ। लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को एक बात जरूर कहती हूँ, द फर्स्ट थिंग मैंने सीखी है, रेज योर हैंड, टर्न इट बैक एंड से शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। पिट योर बैक। हाँ हाँ, मतलब डोंट वेट फॉर एनीवन कि कोई आएगा और आपकी पीठ थपथपा के बोलेगा यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब। एंड सेकेंड थिंग, मोटिवेशन का मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं कुछ भी गलत अगर मेरे दिमाग में आता है या मैं डीमोटिवेटेड होती हूँ, मैं अपने आप को 4 बार ये बताती हूँ, चाहे सही कितना भी टफ हो मुझे पर सही ही करना है। एंड जिसे बोल सकते हैं सोल से वो चीज़ आती है। और इंस्पिरेशन की आपने हमेशा बात की, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि महिलाएं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर मेरे लिए बहुत बड़े इंस्पायरिंग फैक्टर हैं, स्पेशली मेरी सिस्टर। मेरी बहन जो है वो सिर्फ बहन नहीं है, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई मदर। एंड मेरी सिस्टर की एक बात मैं छोटी सी यहाँ पे बोलना चाहूँगी। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड आई वॉज इन दिल्ली। तो एक दिन की बात है और 12 बजे का रात का टाइम था, ना आई वॉज क्राइंग क्योंकि मुझे एंजाइटी और थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था। तो मेरी सिस्टर जो जलंधर में रहती थी, जीजा जी की पोस्टिंग वहाँ थी, एंड शी कॉल्ड मी अप, क्या हुआ? तो मैंने कहा कुछ नहीं। तो बोलती है, मेरी सिस्टर, मुझे खांसी भी होती है तो मेरी सिस्टर को समझ में आ जाता है कि ये बहुत परेशान है अभी। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक बोला, कॉल करने से झेपना नहीं है, 2 बजे भी परेशान होती है तो कॉल करो। तो मेरी बहन ने मुझे एक बात बोली ये ज़िंदगी एक जुआ है, अगर तुम में हिम्मत है तो लड़ो और अगर हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो। वाह। एंड वो जो चीज़ होती है ना, वो जो फैक्टर होता है, मैं मेरी जर्नी में कितना भी गलत करती हूँ ना, मेरी सिस्टर मुझे सिर्फ एक चीज़ बोल के जाती है, अभी जब शी इज़ अ सीनियर ऑनको कंसल्टेंट डाइटिशियन इन भगवान महावीर कैंसर। तो जब भी वो जाती है और उसको पता है कि ट्रैक से थोड़ी सी नीचे उतर रही है, तो वो एक ही चीज़ बोल के जाती है, तुम जो कर रही हो एक बार आज मैं जा रही हूँ बैठ के सोचना। तो शी वॉज ऑलवेज अ बिगेस्ट इंस्पिरेशन फॉर मी। कैसे उनकी शादी हो गई थी, उसके बाद में उन्होंने अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू किया है, कैसे उन्होंने फ़ाइट किया है। एंड मैं बोल सकती हूँ मेरे जीवन की आधी लड़ाइयाँ ही उन्होंने लड़ी है। तो वो मेरे लिए हमेशा एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रही। इसीलिए कहते हैं कि चाहे हम कितने भी ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन अगर अपनों का साथ नहीं है तो वो मुकाम किसी काम का नहीं है। और आप तो ब्लेस्ड है कि आपके साथ परिवार का भी साथ है, सिस्टर का भी साथ है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर पूछना चाहूँगी कि बच्चियों के साथ आप रहती हैं तो कहीं ना कहीं अपना बचपन भी मिस ज़रूर करती होंगी। तो उन्हीं अगर बचपन की गलियों में हम लौट जाएं, थोड़ी आपकी पर्सनल लाइफ पे हम बात करें, तो कहाँ जन्मी हैं और कहाँ पली बड़ी हैं? ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन है प्रज्ञा। मैं गोठड़ा से हूँ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गोठड़ा गांव से हूँ। खेतड़ी को आप तहसील बोल सकते हैं, पर गोठड़ा जो गांव का कॉन्सेप्ट है, पानी की जो नल होता था उस पर एक लंबी लाइन। अच्छा। मैं और मेरी बहन मुझसे 3 साल बड़ी है, कमरे बट जाते थे कि तुम्हें झाड़ू लगानी है, मुझे बर्तन साफ करने हैं। वो फीमेल चाइल्ड थी तो कभी भी किसी ने वो वेलकम नहीं किया, पर परिवार में सबसे छोटी थी तो प्यारी बहुत थी सबकी। बचपन में मेरी मदर को किसी ने कहा आपके 2 बेटियां हैं, उनको बच्चा नहीं था तो इसको हमें गोद दे दो। एंड मेरी मदर ने सोचा कि 2 बच्चियों को पालना बहुत टफ रहेगा, तो वो रेडी भी थी उस चीज़ के लिए। पर जब मेरी मदर ये दे रही थी तो मेरे फादर को पता चल गया, एंड माय फादर वाज लाइक कि सोचना भी मत इस चीज़ के बारे में, ये अगर मिली है तो डेफिनेटली कुछ ईश्वर ने कुछ सोच समझ के दिया होगा। इस एक छोटा सा इंसिडेंट मैं बताना चाहूँगी। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पे लड़का और लड़की में हमेशा बहुत भेद रखा गया, डिस्क्रिमिनेशन।
बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा क्यों था, लेकिन लेटर ऑन मुझे एक समझ में आया कि वो माहौल ही ऐसा था, किसी का दोष नहीं था। कि हम लोग बहुत पुराने कॉन्सेप्ट में, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में लड़की को एक कॉन्सेप्ट हम लोग बना देते हैं कि ऐसे ही रेज करना है, उसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स अलग होंगे, लड़के को उतना फ्रीडम देना है। तो मेरा बचपन का नाम टोनी था। अच्छा। तो मेरे दादाजी टोनी तो बोल नहीं पाते थे, टोमी बोलते थे। अच्छा। एंड देयर वाज अ फीमेल डॉग, उसका नाम भी टोमी था। अच्छा। तो बहुत बार ये होता था, वो बोलते थे टोमी, तो वो जो फीमेल डॉग है वो दौड़ के आ जाती थी, और कई बार जब वो उसको टोमी बोलते थे तो मैं दौड़ के आ जाती थी। और ये लड़ाई बचपन में हमेशा होती थी। तो मेरी कज़न सिस्टर को देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, और बचपन में मैंने पहला रोल LKG में नर्स का किया था। अच्छा। तो प्राइज़ के तौर पे उस टाइम पे टिफ़िन हम लोगों को मिलते थे। तो उनको गाँव में बोला जाता फर्रे। फर्रे। तो मेरे दादाजी आए, तो मेरे दादाजी ने एकदम बड़ाइयाँ करने के लिए, जब वो सारे ससुर और सब बैठे हुए थे, तो मेरे दादाजी ने बोला हमारे जो ये टोमियाँ हैं फर्रे जीत जीत के लाती है। अच्छा। तो वो जो डॉग था उसने पूंछ हिलाने स्टार्ट कर दी। अच्छा। तो दे थॉट कि ये इस कुत्ते की बात कर रहे हैं, एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर। तो उन्होंने कहा जी हमें भी एक टोमिया दे दो, हमें भी। तो मेरे दादाजी ने कहा अरे आपको क्यों चाहिए? बोल जी हमारे खेतों में गाय बहुत घुसती हैं। अच्छा। तो हमें इसका ध्यान रखने के लिए चाहिए। एंड माय दादाजी वाज लाइक लिटरली फट गए, लड़कियां क्या गाय भगाने के लिए होती हैं? तो बोले जी सॉरी, हम लोग सोच रहे थे आप इस डॉगी की बात कर रहे हैं। तो मैं घर की बहुत लाडली थी बचपन से। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि बहुत खुशनुमा बीता है आपका बचपन। अभाव थे, लेकिन मैं उन अभावों का कभी भी कंप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि वो अभाव आज मुझे समझ में आते हैं बहुत खूबसूरत थे। बचपन में इंटेलिजेंट थी, तो बोर्ड से पहले की 3 क्लासेस पढ़ी नहीं है। 5th बोर्ड था, 4th नहीं पढ़ी, 8th बोर्ड था, 7th नहीं पढ़ी, 10th बोर्ड था, 9th नहीं पढ़ी। अच्छा। तो ग्रेजुएशन मेरा 17.5 साल में कंप्लीट हो गया था। और यहाँ मुझे ये भी सुनने में आया था कि आप NCC में भी बेस्ट कैडेट रही हैं, जी, और कालबेलिया नृत्य में आपने राजस्थान को रिप्रेजेंट किया है। वो क्या वाकया रहा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि NCC हो, चाहे वो आर्मी हो या कुछ भी ऐसा हो जिसमें हम वर्दी पहनते हैं, वो आपको अनुशासन सिखाता है, जीवन में अनुशासन भी सिखाता है और जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। तो वो NCC के कुछ पल मैं याद दिलाना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी NCC में थी, मुझे भी बहुत खूबसूरत अनुभव रहा है। देखिए मुझे NCC का नॉलेज नहीं था। मेरी सिस्टर मुझसे 3 साल बड़ी है, तो दीदी जब फाइनल ईयर में थी, मैं फर्स्ट ईयर मेरा प्राइवेट था, तो मैं 2nd ईयर में जब गई, तो मेरे सिस्टर को हमेशा से था, उसको वर्दी से बहुत रुझान था, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे आर्मी में जाना है। बट उसकी किस्मत ऐसी थी कि उस टाइम पे कॉलेज में, जिस कॉलेज में हम पढ़ते थे उसमें NCC नहीं था। अच्छा। तो जब दीदी फाइनल ईयर में थी तो NCC इंट्रोड्यूस हुआ उस कॉलेज में। तो मेरे सिस्टर ने, चूंकि उन्होंने मुझे बेटी की तरह पाला, तो उन्होंने बोला कि तुम NCC ज्वाइन करो। मैंने बोला कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो आई ज्वाइन NCC। NCC का मोटो ये है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल आज की आप भी वो रही हैं। तो NCC में हम सिर्फ 5-6 लड़कियां थी और 40 लड़के थे। तो NCC में मैं ये बोल सकती हूँ कि जो डर मेरे अंदर था या जो चीज़ें मेरे अंदर कॉन्फिडेंस का लैक था, NCC मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हमेशा रहा है। उसने मुझे जो कॉन्फिडेंस दिया है, जो चीज़ों के लिए उठना सिखाया है, बोलना सिखाया है, वो चीज़ मैंने वहाँ से सीखी है। आप ये बोल सकते हैं कि देयर वाज अ लाइन, इधर NCC, इधर उससे पहले की स्टडीज़ और बीच में मैं। जब मैं NCC में एंटर हुई तो मेरे लिए एक डिफरेंट वर्ल्ड था। तो आई वॉज बेस्ट कैडेट, आई वॉज सीनियर अंडर ऑफिसर, बेस्ट शूटर। मैंने राजस्थान को 2 बार प्रेजेंट किया है NIC में, वारंगल और हैदराबाद एंड देहरादून में। एंड मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है एंकरिंग में। 2 बार मेरा RD परेड में सिलेक्शन हुआ, लेकिन साइंस बैकग्राउंड से तो कॉलेज वाले जाने उन्होंने नहीं दिया। लेकिन आज मैं उस चीज़ को बिल्कुल रिग्रेट करती हूँ कि काश हम चले जाते। तो NCC में काफ़ी अचीवमेंट्स हम लोगों ने लिए। एंड BNC सर्टिफिकेट में अल्फ़ा हूँ मैं। एंड एक बार मैंने सोचा था मुझे आर्मी में जाना है बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, और मैंने SSB स्पेशल एंट्री भरा, मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ, एंड माई जीजू इज़ इन आर्मी। तो उन्होंने बोला कि आर्मी में तो महिलाएं नहीं होती हैं, ये होता है, वो होता है, ये होता है। तो फाइनली आई ड्रॉप। आज मुझे फिर रिग्रेट होता है, काश मैं चली जाती। तो वो एक जर्नी बहुत खूबसूरत थी NCC की। अच्छा, आप जो इतना सब कुछ करती हैं जी, इसके लिए मुझे लगता है वक्त बहुत कम पड़ जाता होगा, लेकिन उस वक्त को किस तरह बांटती हैं, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, बच्चों के लिए भी? क्योंकि आपने बताया सिविल सर्विसेज की तैयारी आप कर रही हैं, तो किस तरह से इस वक्त को यूटिलाइज करती हैं? मैं एक शब्द यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मैनेजमेंट। और इसके महिला जो होती है ना, उससे बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं हो सकता। सी आर मदर,
आप अपने आप को देखिए, वो सुबह, मेरी मदर सुबह 4 बजे उठती थी, भैंस का दूध निकालती थी, फिर हमें स्कूल भेजती थी, फिर 10 बजे हमारा टिफ़िन देने जाती थी, फिर हमें वापस आती थी, फिर 1 बजे हमें लेने आती थी, फिर वापस से भैंस का काम हो गया, फिर घर की सफाई और 1000 फिर बच्चे हो गए। तो बचपने में वो चीज़ नहीं समझ में आई कभी भी। जैसे मदर अगर कई बार बोल रही है कि आज पैरों में दर्द है, तो हम लोग, मम्मी क्या है, रोज़ आपको तो पैरों में दर्द रहता है, सर में दर्द होता है। आज जब मैं उस दौर में हूँ तो मुझे वो चीज़ समझ में आती है। तो मैं इन सभी चीज़ों में ये बोलना चाहूँगी, पहली चीज़ तो मैनेजमेंट, एंड सेकंड थिंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग विद योर हार्ट ना, सोल और हार्ट से, तो वो चीज़ कभी भी बर्डन नहीं होती है। इट्स लाइक अ मेडिटेशन। यू कैन सी लोग 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं, मुझे लगता है मेरी बेटी और मेरा काम मेरे लिए मेडिटेशन है। वो मुझे जो बाकी चीज़ें मुझे करनी होती है ना, उसके लिए वो मुझे एनर्जी दे देते हैं कि यस, बूस्टर के तौर पे वो चीज़ काम करते हैं। तो आई विल से कि इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट। भाग्यश्री, वैसे तो आप बहुत काम कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई विश होगी जो आप चाहती हैं पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी अगर कोई विश की हम बात करें जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और आप चाहती हैं कि वो पूरी हो, तो ऐसी कोई विश जो नहीं पूरी हुई अभी तक? प्रज्ञा, लाइफ में ना सबके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। तो मैंने हमेशा एक चीज़ सोचा है कि ठीक है, सिविल सर्विसेज में हो जाएंगे, या 2200 की जगह कभी बहुत सारी बेटियां, मैंने कभी नहीं सोचा 2200 मेरा बस चले तो मैं पूरे संसार की बच्चियों का जीवन अच्छा दूं, उनके चेहरे पे मुस्कान लाऊं। एक जीवन मुझे मिला है, अगर मैं इनके लिए बेहतर कर पाऊँ तो उससे ज़्यादा प्रिविलेज मेरे लिए कुछ नहीं होगा। बट मैं हमेशा सोचती हूँ कि हर चीज़ तो पार्ट है। हमें पतला होना है, हमें IAS बनना है, हमें शादी करनी है, बच्चों को अच्छे से रेज करना है। मेरा हमेशा से एक चीज़ रहा है, जब मैं चली थी मैं भी डरती हूँ। आई विल नॉट से कि मैं नहीं डरती हूँ, डर लगता है। मैं भी कभी कभी डिप्रेशन फील करती हूँ, मुझे भी एंजाइटी होती है, इरिटेशन होती है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं अपने आप को बोलती हूँ, जो मेरी एक विश है कि आई जस्ट वॉन्ट टू लिव लाइफ फुलेस्ट, जहाँ पे मैं अपना ट्रूएस्ट वर्जन जी पाऊँ। और अगर मैं नीचे भी खड़ी हूँ ना, तो आई फील कि मैं एक माउंटेन पे खड़ी हूँ और आज मैं वो हूँ जो मैं हमेशा बनना चाहती थी। दिस इज माई विश। और अभी उस चीज़ में कमी है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, जैसे जैसे आप और बोल्ड होंगे और प्योर होंगे, वो वर्जन आपका आता जाएगा। अच्छा भाग्यश्री, ऐसे कहते हैं कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं और उस काम के लिए हमें सम्मान मिलता है, तो हमें और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, और बहुत से सम्मानों से आपको नवाजा गया है, तो उन सम्मानों के बारे में हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली प्रज्ञा, सबसे फ्रेंकली मैं एक चीज़ बोलूँ कि लाइफ हमेशा मेरे लिए बहुत फेयर रही है। पहले एनसीसी में मुझे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, कॉलेज स्कूल में मुझे बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट कैडेट, बेस्ट डांसर, बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। एंड अभी जो रिसेंटली मुझे मिला था, दैट इज़ वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस अवार्ड में, ग्लोबल वुमेन अचीवर्स अवार्ड। उससे पहले मुझे वुमेन अचीवर्स अवार्ड मिला था। एक्चुअली मैं थोड़ी सी अवार्ड से कटती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस फेज़ में मैं हूँ, मैं बहुत टाइम उस चीज़ में नहीं दे पाती हूँ कि जाऊँ और अवार्ड्स, जो काम मैं कर रही हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। ये बहुत अच्छी सोच है कि जो मैं कर रही हूँ वही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। और भाग्यश्री, आज आप इस मंच पर आई हैं, आपने बहुत सी जानकारी हमें दी, बहुत से मुद्दों पे हमें वो बताया जो हम सोच भी नहीं सकते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली होगी कि वो भी कुछ ऐसा करें और समाज के सामने वो भी एक उदाहरण बनकर रहें। आप आज इस मंच पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दर्शकों से भी विदा लेना चाहेंगे, लेकिन धरती धौरारी के ऐसे ही किसी खूबसूरत अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए प्रज्ञा को। नमस्कार।